इनके बैकग्राउंड में पॉलिटिशियन नाम की चीज नहीं है। इनके पिताजी एशिया के सुप्रसिद्ध डॉक्टर स्वर्गीय उत्पल कांत जी हुए। जब मानव चोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। कामता बाबू जिन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन लुटवाई थी 1942 में बिहटा स्टेशन पे, तो उस जगह से ये आते हैं। और इनके पापा इतने बड़े डॉक्टर, तो घर में माहौल होता है कि बच्चा भी हमारा डॉक्टर बनेगा। और इनके ऊपर एक आरोप लग जाता है, अगर आपके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाए और वो भी अपने ही दोस्त का। तो सबसे पहले आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। आई थिंक कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ का बच्चा उनके पास नहीं गया हो। बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा और राष्ट्र के राजनीति में भी कांग्रेस अब देश विरोधी राजनीति में उतर गई है। हमारे घर में एक छत के नीचे 3 स्वतंत्रता सेनानी थे। बड़ा घर कुर्क किया था, अंग्रेजों ने आकर हमारे घर का कुर्की किया था। ये एयर कंडीशन बैठे से तो समाज का राजनीति जो है ना, पूर्ण रूप से समाज परिवारवाद और पूंजीवाद हावी हो गया। पैसा कमा लिए, पैसा का गर्मी आ गया, चुनाव लड़ने चल दिए, पैसा उड़ाए, कभी कभार जीत का आदमी गए, फिर जनता खोजते रहे या जनता को खोजवाते रहे। हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थी, तो हमको भी बनना ही बनना है। तो राजनीति में भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उसमें एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपको लेकर के। कंट्रोवर्सी ये थी कि आपको लोगों के बीच में पैसा बांटते हुए दिखाया गया था। अंग्रेज के सैनिक को खदेड़ दिया, ट्रेन को वहाँ पे लूट लिया। ये जो घटना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो घटना काकोरी कांड, ये सब इतना फेमस हुआ, तो ये भी तो उसी लाइन पर है। तो एक विधायक थे लेफ्ट के जिनको कि मार दिया गया, पप्पू यादव पे इल्जाम लगा था। मोदी जी के आने के बाद मोरली बूस्टअप हो गया, बूस्टअप हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गर्व से लोग कहता है, राम मंदिर बनने के बाद तो गर्व से लोग कहता है। हाँ। कोई मुसलमान है, मुसलमान होने पर गर्व रखता है, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। इल्यूजन में जीना एक पद्धति हो गई है कांग्रेस पार्टी को। क्षेत्रफल 3% से भी कम है, आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। दैट मीन्स 10%, approximately 10% of the total population of India resides in बिहार। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 3% से भी कम। दावे के साथ हम कह सकते हैं कि पूरे देश के किसी भी राज्य में जितना मेहनती हम लोग हैं, उतना किसी राज्य का आदमी मेहनती नहीं है। लूटपाट करके ये ग्लासगो और लंदन बनाए, तो ये तो लुटेरे हैं, डकैत हैं। कोहिनूर हीरा तक चोरी करके भाग के जाकर वहाँ म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये लोग तो चोर लुटेरे थे, दुनिया भर में चोरी करते थे, ये लोग डकैती करते थे और थोप दिए एक अंग्रेजी भाषा यहाँ पर आके। बिल्कुल। भारत की तो पूर्ण आज़ादी उस दिन मानेंगे हम जिस दिन की आज अंग्रेजी से भारत आजाद हो जाएगा। ये अंग्रेजी क्या है? इट्स मियर अ लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज ऑफ ठग्स है, चोरों का भाषा है। ये तो चोर न थे, 70 देश में घुस गए, चोरी डकैती किए, सोना लूटते चलते थे ये लोग। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना 1865 में। उसको अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो संसार के किसी विद्यार्थी से आगे निकल के दिखा सकता। आज हमारे साथ हैं पटना जिले के सबसे चर्चित विधायक सिद्धार्थ सिंह जी, जिन्होंने लगातार 2 बार से विक्रम विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है और अभी भी विक्रम सीट से विधायक है। इनका विवादों से गहरा संबंध है। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे इंसान आपको मिलवाऊंगा जिनकी जर्नी लाइफ इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट आई वुड बी सेइंग दैट लाइफ चेंजिंग है। इन्होंने बड़े ही कम समय में जीवन में सब कुछ देखा, बहुत ही कम समय में। जब बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है तो इनको केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया, और जब जेल से निकल करके आए तो काफ़ी कम समय में, बिना कोई बैकग्राउंड के, महज 33 साल की उम्र में विधायक बन गए और बिहार विधानसभा में लार्जेस्ट मार्जिन से इनकी विक्ट्री हुई थी। तो ये अपने आप में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब मैं इनके बैकग्राउंड में आपको लेकर के चलूँगा तो इनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। इनके बैकग्राउंड में पॉलिटिशियन नाम की चीज नहीं है। इनके पिताजी एशिया के सुप्रसिद्ध डॉक्टर स्वर्गीय उत्पल कांत जी हुए, जिनकी नाम की विरासत, जिनकी चर्चा देश के विदेश के कोने कोने तक उनकी विचारधारा, विचार गाथा फैली हुई है। इनके जो दादाजी हुए वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कामता बाबू, जिन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन लुटवाई थी 1942 में बिहटा स्टेशन पे। तो उस जगह से ये आते हैं और इनके पापा इतने बड़े डॉक्टर, तो घर में माहौल होता है कि बच्चा भी हमारा डॉक्टर बनेगा।
लेकिन जो हमारे सामने आज शख्सियत बैठे हैं, इनके जर्नी में इनकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी और इनके ऊपर एक आरोप लग जाता है, और वो आरोप किसी के भी साथ, मेरे साथ हो, आपके साथ हो, किसी के साथ भी लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आपके ऊपर मर्डर का आरोप लग जाए, और वो भी अपने ही दोस्त का। वेलकम टू आवर शो अविनाश अनस्क्रिप्टेड। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जितनी मैं स्टोरी आपको मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है, आपके स्टोरी के माध्यम से काफ़ी युवा प्रेरित होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को धक्का लगता है तो वो बिगड़ जाते हैं, उनको लगता है कि अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, गलत रास्ता चुन लेते हैं। आपने अपने संयम को कैसे बरकरार रखा उस उतने कम उम्र में जब आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। वीर कभी नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो विपत्ति तो आना है जाना है, विपत्ति का सामना करना है। अब विपत्ति के सामने अगर आप हार मान लीजिएगा तो उस दिन तो स्वयं आप खत्म हो जाइएगा। तो सबसे बड़ा यही संकल्प जीवन में हर व्यक्ति को लेके चलना चाहिए। और जब मानव चोट लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो किसी तरह का विपत्ति है, जब आप जोड़ लगाइएगा तो पिघल के कुछ नहीं पानी बन जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, बात से ही आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कविता के माध्यम से भी, आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ये, और जीवन का सारांश यही है। तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। विधायक जी, ये बताइए कि बेऊर जेल में आपका मतलब आप बहुत कम उम्र में गए, आई थिंक आप डॉन बॉस्को में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो एक डॉन बॉस्को का कॉलेज में, तो आप टॉपर स्टूडेंट थे। अच्छा, और एकाएक आप मतलब वहाँ से बेऊर चले जाते हैं, आपके मानसिक आघात बहुत लगा होगा। और आप नहीं, किसी प्रकार का कोई आघात नहीं लगा। एक लाइन का बात है, जीवन में जो होगा ये लिखा हुआ है, और जीवन में जो होना है उसको, जो गलत होना है उसको स्वीकार करना है और संघर्ष करना है। जो आदमी स्वीकार करता है, संघर्ष करता है, वो हर कठिनाई को, हर विघ्न को पार करता है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ भी है, जीवन क्या है, सुख दुख का मिश्रण है। बिल्कुल। आप सोचते हैं कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो अच्छा हुआ। हर विपरीत परिस्थिति में भी आपका कार्य है कि उस विपरीत परिस्थिति को भी अपने जीवन के अनुकूल बना लेना। वही हमने काम किया। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तकलीफ में आप उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो हमने वहाँ भी बेहतर बनाने का काम किया, हजारों हजार लोगों का कल्याण किया, लोगों को सही दिशा दी, लोगों की दशा में परिवर्तन किया, और वहाँ भी हम लोगों ने अपना जीवन एक बेहतरीन तरीके से जिया। इस केस को लेकर के विधायक जी एक भावनात्मक सवाल है कि आपके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, आई थिंक कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ का बच्चा उनके पास नहीं गया होगा। तो आपके पिताजी आपको मानते भी बहुत थे, और इस केस को लेकर के मीडिया ट्रायल बहुत हुआ। प्रिंट, उसमें तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया में ट्रायल चला एक तरह से, हर आदमी अपना वर्डिक्ट दे रहा। तो पिता पुत्र की आप दोनों के जो वार्तालाप थे, आप दोनों के जो इमोशनल मोमेंट्स थे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें। निश्चित रूप से पिताजी जानते थे कि इसमें कुछ नहीं है, सब मेरा बच्चा निर्दोष है, उनको पूर्ण विश्वास हम पर था। हाँ, हमेशा एक दूसरे के प्रति हम लोग एक परिवार, एक समूह की तरह रहे हैं, और पिता पुत्र का रिश्ता का कोई वर्णन थोड़े किया जा सकता है, कोई तुलना थोड़े की जा सकती है। बिल्कुल। पिता के छत्र छाया में ही पुत्र बढ़ता है, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग बढ़े हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो है सो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। विधायक जी, अब इससे हट करके आगे चलते हैं। जब आप जेल से निकलते हैं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? नहीं, हम लोजपा से चुनाव लड़े थे। लोजपा से चुनाव लड़े थे? रामविलास जी की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उससे चुनाव लड़े थे। और उसमें भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड वोट आपको मिला, मतलब एक साल के अंदर। समझिए, तो चुनाव हम जीत ही गए थे। 1800 वोट से, 2000 वोट से हम चुनाव हार बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी शुरुआती तौर में बहुत आगे थे, लेकिन चलिए। तो कैसे ये प्लान चेंज कैसे हुआ, मतलब आप वहाँ से? तो शुरू से था। देखिए, हमारा तो पूरा परिवार सेवा में रहा। मेरे अपने बाबा, मेरे अपने परबाबा, मेरे परबाबा के सहोदर भाई, हमारे घर में एक छत के नीचे 3 स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे अपने बाबा कामता प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल। मेरे अपने परबाबा रामनंदन प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके छोटे भाई श्यामनंदन प्रसाद सिंह
स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक घर में एक छत के नीचे 3 स्वतंत्रता सेनानी थे और बड़े 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 हमारा घर कुर्क किया था, अंग्रेजों ने आकर हमारे घर का कुर्की किया था। तो पूरे गांव में एक आध घर थे जिसमें हम लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक घर में पिता और पुत्र दोनों स्वतंत्रता सेनानी होना, ये बहुत ही अतुलनीय बात है। बिल्कुल। और ये गर्व होता है हम लोग को कि उस परिवार से हम लोग आते हैं। तो सेवा भाव तो तभी से था। और जयप्रकाश नारायण जी हमारे परबाबा के मित्र थे, तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था और पूर्ण रूप से देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज के प्रति समर्पण था। वही समर्पण पिता में आया। जो पिताजी के बारे में क्या बताना है, सूर्य को दिया दिखाना है, अगर स्वर्गीय डॉक्टर उत्पल कांत सिंह के बारे में कुछ बोलना है, सही बात। और फिर उन्हीं से हम लोग में भी आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो शुरू से ही सेवा भाव रहा और आम जनों के प्रति प्रेम और स्नेह रहा। हमेशा हम लोग आम जनों के प्रति संवेदनशील रहे और सबके प्रति लगाव रखे। ये सब गुण जो है अपने पूर्वजों से हमने पाया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप शुरू से इंक्लूसिव अप्रोच, समावेशी अप्रोच को लेकर के चले। और इनफैक्ट आपके बारे में कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खबर आती है कि सब लोग को मिला करके किसी भी धर्म का, सबसे आवश्यक चीज है कि सहजता के साथ जन प्रतिनिधि अपनी जनता से सरोकार रखें, संबंध रखें। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी मेरी जो उपलब्धि है कि सहजता के साथ हम लोग सबसे मिलते जुलते हैं। किसी प्रकार का कोई दूरी हमारे और हमारे राग और द्वेष नहीं है। नहीं, हमारे जनता के बीच में किसी तरह के संवादहीनता नहीं है। जब जरूरत पड़ा, जहाँ जरूरत पड़ा, संवाद होता है, आना जाना लगा रहता है, लोग आते हैं, हम जाते हैं। तो ये सबसे आवश्यक है राजनीतिक जीवन में। जब तक आप जनता के बीच में जाइएगा नहीं, जनता की मूल समस्याओं को समझिएगा नहीं, उनके बीच में उनके दुख सुख में शामिल नहीं होगा, तो कैसे आप समाज की सेवा कर पाइएगा। ये एयर कंडीशन बैठे से तो समाज का सेवा होगा नहीं। एक बात ये बताइए कि जनरली पॉलिटिशियन का ये देखा जाता है कि वो चुनावी साल में नजर आते हैं। आप 5 साल नजर आते हैं। आपका डेली फेसबुक पे प्रोफाइल पे कभी क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी फुटबॉल का, कभी स्कूल में जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? 5 साल वाले राजनीति जो है ना, पूर्ण रूप से समाज सेवा है। और राजनीति को अब थोड़ा सा राजनीति में परिवर्तन होने लगा है। ये एक दल की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरी राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं। परिवारवाद अब पूंजीवाद हावी हो गया है। हावी हो गया, बिल्कुल। पैसा कमा लिए, चलिए अब चुनाव लड़ना है। तो जब पैसा कमा लिए, पैसा का गर्मी आ गया, चुनाव लड़ने चल दिए। पैसा उड़ाए, कभी कभार जीत का आदमी गए, फिर जनता खोजते रहे या जनता को आप खोजवाते रहिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी अब राजनीति में एंट्री करते हैं। ये सब क्या है? फ्रीलांसर है, आए होने से आए, घूमे फिरे, चल दिए, उड़ गए। सही बात। दूसरा परिवारवाद, मैं हूँ, मेरे पिता थे, मेरे दादा थे। तो इस तरह के लोग हैं जो अधिकार समझते हैं कि मेरा तो अधिकार है। हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हमारे माताजी प्रधानमंत्री थी, तो हमको भी बनना ही बनना है। तो ये क्या, इस तरह के लोगों को जनता को रिजेक्ट करना चाहिए। जो जनता के बीच में रहता है, जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, जो आपके सुख दुख में शामिल होता है, वैसे लोगों को तरजीह देने का आवश्यकता है। क्योंकि वो आपकी समस्याओं को सुनेगा, वो आपकी समस्याओं से अवगत होगा, वो आपकी तकलीफ को अपना तकलीफ समझकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेगा। तो राजनीति में भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और शुद्धिकरण और कोई नहीं कर सकता है, जनता कर सकती है। बिल्कुल। तो ये परिवारवाद है, पूंजीवाद, तो धन बल पर जो लोग चाहते हैं कि हम राजनीति करें, या परिवार का ठेप्पा मार के जो चाहते हैं कि हम राजनीति करें, इन लोगों से कभी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं विधायक जी कि 2020 के चुनाव में भी आप जीते और ज़बरदस्त जीत उस समय भी हुई। मुझे लगता है कि 86,000-87,000 समथिंग वोट आपको मिले। और जो सेकंड पोजीशन पे रहे इंडिपेंडेंट अनिल शर्मा, उनको लगभग 50,000 वोट मिला। मतलब इस समय भी जो आपका गैप था लगभग 36-37,000 का कंफर्टेबल विक्ट्री था, क्योंकि विधायक के चुनाव में आप जनरली 2,000, 5,000, 10,000 से आप जीत देखते हैं, और ये इतना लंबा गैप था। लेकिन उसमें एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी आपको लेकर के। कंट्रोवर्सी ये थी कि आपको लोगों के बीच में पैसा बांटते हुए दिखाया गया था। नहीं, ऐसा कहीं नहीं था। तो इसको लेकर के क्या कहना? कभी ऐसा नहीं था, कोई ऐसा वीडियो नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई ऐसा आरोप नहीं है। क्योंकि आपके समर्थकों के द्वारा कहा गया था कि ये पैसा बांट नहीं रहे हैं। कहना अलग चीज है,
होना अलग चीज़ है। कहने के लिए तो किसी के बारे में कुछ कर सकता है, पैसा क्यों हम लोग बांटेंगे? जनता स्वयं जागृत है। विक्रम क्षेत्र जो है बहुत जागृत क्षेत्र है। यहाँ लोग चाहेगा कि हम धन के बल पर, पैसा के बल पर वोट ले लें, तो संभव नहीं है। यहाँ जो सेवा करेगा उसी को वोट मिलेगा। हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र में कोई हवाई आएगा और 10-5 करोड़ रुपया उड़ा के चाहेगा कि हम फूर हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो ये तो देखा भी गया था। जागृत लोग हैं। कहीं भी जागृति जहाँ होगी, अवेयरनेस जहाँ होगा, तो थोड़े 1000-2000 से क्या हो जाएगा। हम लोग बहुत सेवा करते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, तब लोगों से जुड़ाव रहता है। यहाँ कोई आएगा चाहेगा कि हम फुड़ उड़ाएं या फुड़ वोट ले लें, तो संभव नहीं है। अगला ट्रीटमेंट पर आते हैं, इलाज पर आते हैं। हमको लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो आंखों का इलाज अगर कोई विधायक कराया है, निश्चित तो विधायक सिद्धार्थ सिंह ही कराए हैं। देखिए, हमारे पिताजी ने डॉक्टर उत्पल कांत सिंह फाउंडेशन का नींव रखा था। उनके जाने के बाद भी दुर्भाग्यवश उनका उम्र से बहुत पहले निधन हो गया। इसके बावजूद हम लोग उस संस्था को चलाते रहे। अभी भी हर साल हजारों लोग का हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, और आपके ऐसे जो भाई बंधु हैं उनसे एड भी मिलता है। लोकल जो लोग हैं वो लोग भी मदद में, सहयोग में रहते हैं, और बहुत बृहद रूप से काम होता है। और सिर्फ आँख में नहीं, हर फील्ड में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी मेडिकल सुविधा का आवश्यकता पड़ता है, हम लोग सब लोग एक टीम वर्क बनाकर 5 आदमी इसी में हम लोग निरंतर लगातार लगे रहते हैं। तो ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी देखिए, अब यूट्यूब पे आने लगा, ट्रेंड करने लगा है ये। शायद आपको पता हो या ना पता हो, हम लोग तो रिसर्च करके आए हैं आपके बारे में। ये ट्रेंड करने लगा है कि आप एक ऐसे विधायक के रूप में भारत में उभर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा आँख का ऑपरेशन करा रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि ट्रीटमेंट में खड़ा है लोगों के प्रति। 100%। क्योंकि जनरली जो परसेप्शन है लोगों का लेकर के कि चुनावी साल में कुछ लोगों का आंख बनवा देंगे, नाक बनवा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आपका ये 5 साल ये बिल्कुल अनवरत चलता रहता है। निरंतर हम लोग जनता से संवाद रखते हैं, और निरंतर हम ही नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सक्रिय लोग हैं, वो राजनीति ही नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से समाज की सेवा करते हैं। और हम अपने हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमारे सारे कार्यकर्ता दूसरे को तकलीफ को, दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट समझ के उसका समाधान करने का निरंतर वो लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति हमसे अकेले 4 लाख लोगों की सेवा नहीं हो सकती। ऐसे हजारों लोग हैं जो जिनका आंशिक योगदान है पूरे क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं में। और भी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम हो जो आम लोगों का हो, जो अशिक्षित लोगों का हो, जो समाज में आखिरी पावदान में खड़े हैं, उन लोगों की समस्याओं का हो, उस सब का समाधान करने में ये 2 हाथ नहीं बल्कि हजारों हाथ हमारे साथ हैं। और उन हजारों हाथों को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये सारी बातों से हट करके वापस थोड़ा परिवार पर आते हैं। आपकी जो परिवार की हिस्ट्री है वो लेगेसी काफ़ी रिच है, काफ़ी रिच लेगेसी है आपकी। और आपके पिताजी जो डॉक्टर स्वर्गीय उत्पल कांत जी हुए, जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई पार्टी फंक्शन कहीं भी, आपका नाम जैसे ही लेते थे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, उनकी आंखों में चमक जाती थी। अरे वो यहाँ है, वहाँ है, अभी आएगा। तो मतलब उनके मतलब ही वॉज ऑल इनटू हिज ओन। देखिए, हमारे पिताजी थे वो अद्वितीय व्यक्ति थे। उनकी तुलना हमसे या किसी आम आदमी से कर नहीं जा सकती थी। उनमें एक अलग किस्म की ऊर्जा थी। बिल्कुल। 20 घंटा 18 घंटा पढ़ते थे, 20 घंटा 18 घंटा काम करते थे, और उनमें अद्वितीय शक्ति था लोगों को प्रभावित करने का, मेहनत करने का। तो उनका आंशिक अंश हम में भी आया है, लेकिन आंशिक आया। उतना काम हम लोग नहीं कर सकते जितना काम वो करते थे। कहा जाए तो वर्कोहलिक थे वो। हाँ, वर्कोहलिक। आप अपने जीत में उनका कितना योगदान मानते हैं? जीत में तो निश्चित रूप से बिना उनके आशीर्वाद के कुछ था नहीं, संभव नहीं। लेकिन जीत में सबसे बड़ा योगदान जनता का है। जनता, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता आशीर्वाद देती है तभी कोई जीतता है। लेकिन माता पिता से बढ़ के तो कोई आशीर्वाद देता नहीं है, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। इससे हट करके एक बड़ी मतलब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे हम लोग, तो एक बड़ी घटना आई सामने कि जो कामता प्रसाद, जो आपके बाबा जी हुए, दादा हुए, उन्होंने ट्रेन को रुकवा करके
मतलब जो भारतीय लोग हैं, जो हमारी तरफ से जो यूनिटी थी, अंग्रेज के सैनिक को खदेड़ दिया, ट्रेन को वहाँ पे लूट लिया, ये जो घटना है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो घटना काकोरी कांड, ये सब इतना फेमस हुआ, तो ये भी तो उसी लाइन पर है। अब निश्चित तो जेल यात्रा उनका हुआ, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन देखिए सब चीज़ हो जाता है, आप कितना प्रमोट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ प्रमोशन है। हाँ हाँ, वो भी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बिल्कुल नहीं लेकिन थे। बहुत कम उम्र में 42-43 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस कारण से समझिए कि जो जिस तरह की ख्याति उनको और ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, क्योंकि और दूसरी एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके जो पुत्र हुए हमारे पिताजी, हाँ हाँ, डॉक्टर उत्पल कांत जी, वो इतना ज़्यादा प्रख्यात हो गए, तो उसके कारण भी हम लोगों का जो नाम है वो थोड़ा दब जाता है। दब जाता है। सही बात है, क्योंकि कामता प्रसाद जी ने जो किया, मुझे लगता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर है। क्योंकि जब आप नाम लेते हैं भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का, वो हमारे महापुरुष थे, है ये है, सब बिल्कुल थे, तो इनका नाम भी उसी श्रेणी में होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी क्रांतिकारी, उन्होंने भी उसी तरह की घटना को अंजाम दिया। क्रांतिकारी थे और बीपीएससी क्वालिफाई करके एज एडीएम भी पोस्टेड थे मरने के समय, क्वालिफाइड भी थे, बीपीएससी भी थे, और बहुत ही प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं विधायक जी, इससे हट करके थोड़ा एक आपके काम पे आते हैं। आप जनरली सुबह में आप 11-12 बजे तक यहाँ पे लोगों से मिलते हैं? नहीं, हम 2 बजे तक निश्चित मिलते हैं। 2 बजे तक? 10 से 2। और फिर आप क्षेत्र में भी निकल जाते हैं? और डेली का लगभग आपका यही कार्यक्रम है? एक दिन गैप हो गया, हफ्ता में 4 दिन चले, 4 दिन 5 दिन आप चले जाते हैं? 3 दिन 4 दिन तो चले जाते हैं। मैं इसी चीज़ को जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय इतिहास को अगर आप देखिए तो एक विधायक थे लेफ्ट के, जिनको कि मार दिया गया, उधर पप्पू यादव पे इल्ज़ाम लगा था, तो वो कहते थे कि चुनाव के समय हम इतना काम किए हैं कि चुनाव के समय हमको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। और वो चुनाव के 1 साल पहले घूमते ही नहीं थे, क्योंकि वो चुनाव में इतना काम, चुनाव के बाद भी वो लगातार लोगों से मिलते रहते थे। तो आप उनके बाद मैं एक आप ही का नाम देख रहा हूँ कि आप लगातार उस मोशन में हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा चुनाव जीत करके आगे जीते हैं, खगड़िया से जीते हैं, पूर्णिया से आके पटना में बैठे हुए हैं। अब जनता पटना में जो पूर्णिया में उसको आने में जो खर्चा होगा रहने में, राजनीति कभी हमने बता व्याख्या एक ही है, एक पूंजीवाद और परिवारवाद है, एक जिसको जनता का सेवा करने का श्रद्धा है, पैशन है। तो हम लोग राजनीति में श्रद्धा के लिए हैं, जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। सपना में भी, नींद में भी जनते आता है, किसका क्या काम करना है, किसका क्या काम होना चाहिए। सुबह उठते के साथ कभी आप आइएगा, दिखा देंगे, प्रतिदिन का एक रूटीन है। 9 से 11 हम लोग यही सोचते हैं कि आज किनका किनका क्या काम पेंडिंग है, किस तरह से मेडिकल लाइन हो या ब्लॉक में हो या कहीं आने हो, थाना में हो, कुछ भी हो, उसका काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग एज एक हम ही नहीं, हमारा जितना भी सबऑर्डिनेट है, चाहे कहीं जितने भी सहयोगी हैं, सब व्यक्ति खाने और सोने के अलावा कामे में लगा रहता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये तो हमारे बारे में ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये लोग भी खाने और सोने के अलावा बस समझिए तो जनता के सेवा में ही रहते हैं। ये तो उन लोग को भी आप देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ये बताइए कि चुनाव के, अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था बिहार विधानसभा में, तो आप एकाएक मतलब कि कांग्रेस से इधर भाजपा में आ गए? कोई विकल्प नहीं है, बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, पिछलगुआ बन गए हैं। और राष्ट्र के राजनीति में भी कांग्रेस अब देशद्रोही राजनीति में उतर गई है। देश के प्रति अब किसी तरह का संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी में नहीं रह गया है। हमारे जो पार्टी के नेता हैं, क्या बोलेंगे, किस विषय में बोलेंगे, ये खुद नहीं समझ पाते हैं। तो मजबूरी है, अब कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए समय के अनुकूल राष्ट्र के हित में और समाज के हित में हमने निर्णय लिया। बिल्कुल। तो ये बताइए कि उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन, आई थिंक सम्राट चौधरी भी आपके रेसिडेंस पे आए हुए थे,
डॉक्टर मंगल पांडे भी आए हुए थे। कहीं कुछ इस तरह का ऑफर तो आपको नहीं मिला था कि लोकसभा सीट ना का हम चुनाव लोग लड़ने के लिए दिया हम लोग जाए? कोई बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। ये चाहिए वो चाहिए इतना नहीं, आपको ऑफर मिला हो, आपने कुछ नहीं विलिंगनेस शो किया, सामने से ऑफर आया कुछ हो? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्वाकांक्षा हम लोग नहीं रखते हैं। और ऑफर क्या, हम लोग जो है इसमें बहुत संतुष्ट हैं और जनता के बीच में रहें, जनता के साथ रहें, जनता का कुछ दुख हरण करते रहें और जनता के लिए कुछ करके दिखाएं, यही मानसिकता रहता है। जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो एक बड़ा तीखा कमेंट आपके ऊपर आया और कांग्रेस पार्टी के चीफ के तरफ से आया, अखिलेश सिंह। उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ जी जो हैं उनकी जीत कांग्रेस के सिंबल पे हुई थी और वो वफादार नहीं रहे कांग्रेस के प्रति, तो विक्रम की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, ऐसे लोगों को वहाँ से बाहर करके साफ कर देगी। अभी तो देखिए, इसमें तो पूर्ण रूप से सच्चाई है कि जनता ही मालिक है। हाँ, विक्रम के जनता के प्रति अगर हम वफादार रहेंगे तो जनता भी हमको पुरस्कृत करेगी। बिल्कुल। आज जिन लोगों ने बयान दिया है वो अपना बारे में सोचे, 7-8 चुनाव तो अपने हार चुके हैं। अभी भी कोई इलेक्टेड तो है नहीं, सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है राज्यसभा में। पहले इलेक्टेड हो तब इलेक्टेड लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी तो अपने सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड लोग का इलेक्टेड के बारे में बोलेंगे। लेकिन सच बात है कि कोई भी निर्णय लेना है तो जनता को ही लेना है। जनता तो सर्वोपरि है। कोई जरूरी है कि हर चुनाव हम जीत ही जाए? हाँ, कोई जरूरी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी चुनाव आ रहे हैं। कोई रजिस्ट्री नहीं ना है। अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, फिर जनता मौका। कोई बात अपने का है, अपने भी तो राजद से आए थे। ऐसा तो नहीं है कि वो भी शुरू से कांग्रेसी हैं या राजद हैं, वही तो कांग्रेस पार्टी बदल के आए थे। बिल्कुल बदल के आए। ये सब चीज तो दल का गठबंधन बदल जा रहा है, तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। सही बात है, सही बात है। इसके बाद विधायक जी, भाजपा में जब आप आते हैं तो भाजपा में दो चीज़ें अभी बहुत तेज़ी से चल रही है। एक है राष्ट्रवाद और दूसरा है कि हम अपने धर्म को लेकर के गौरव का अनुभव करें। जैसे पहले था कि अगर कोई टीका लगा करके जा रहा है या कुछ कोई गमछा लेकर के जा रहा है, हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके जा रहा है, तो लोग उस पर कुछ कमेंट कर देते थे। आज है कि वो लड़का एकदम जोश में टीका लगा करके जा रहा है, भगवान का पूजा कर रहा है, अभी सावन के महीने में जलाभिषेक कर रहा है, दूध से अभिषेक कर रहा है। तो इसको लोग अब एक गौरव के नज़रिए से देख रहे हैं, इससे लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। तो ये इसमें आप क्या, और इसके साथ राष्ट्रवाद भी जुड़ रहा है कि देश के लोग को ये ज़रूरी है कि हिंदू धर्म के प्रति, क्योंकि हमारे जो लार्जेस्ट जो हमारी माइनॉरिटी को अगर आप देख लीजिए तो अगर डेटा के हिसाब से जाइएगा तो आप देखिएगा कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन आवर कंट्री बट हिंदूज आर मेजॉरिटी एवरीवेयर मोर और लेस। केरला वगैरह को कुछ जगह पे छोड़ दे तो ये पहले नहीं था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ऐसा है और इसमें राष्ट्रवाद को घुसाया गया है। तो आपको राष्ट्रवाद को लेकर के क्या कहना है? देखिए, कोई भी धर्म का लोग हो, किसी भी समाज का लोग हो, सबसे पहले राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के संविधान के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। बिल्कुल है, ठीक ना। सेकेंडरी निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है, हिंदू हो मुसलमान हो। और ये बात ठीक है, मोरली डाउन थे लोग, हिंदू लोग। मोदी जी के आने के बाद मोरली बूस्टअप हो गए, बूस्टअप हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गर्व से लोग कहता है, राम मंदिर बनने के बाद तो अब गर्व से लोग कहता है। हाँ। तो देखिए, राम मंदिर क्या है? राम मंदिर एक आइडल है। बिल्कुल, क्या है? एक आस्था का प्रतीक है। बाबा राय उसको क्यों ढाए? इसीलिए न ढाए कि आपके सम्मान को ढा दिया। हिंदुस्तान 500 साल लगा, समझिए मोदी जी अमर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान रहा और राम मंदिर फिर से बन गया, पुनर्स्थापित हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा गौरवशाली समय है निश्चित रूप से। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक चीज़ जरूर कहेंगे कि फर्स्ट नेशन है, नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके बाद तो निश्चित रूप से हिंदू है। तो हिंदू होने पर गर्व होना ही चाहिए। बिल्कुल। कोई मुसलमान है, मुसलमान होने पर गर्व रखता है तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। नेशन फर्स्ट, आपके पॉइंट पे आता हूँ। नेशन फर्स्ट हर किसी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए,
कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। लेकिन इस चुनाव में जिस पार्टी से आप आते हैं उसको सबसे ज़्यादा घाटा इसी से हुआ कि लोग ये दुष्प्रचार कर दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे ये लोग। पार्टी को कोई घाटा नहीं हुआ है। आप देख लीजिए तो 1984 के बाद भाजपा को 20 सीट कम आ गया, इतना लोग बवाल मचाए हुए। कांग्रेस भी रही, 2004 में भी सरकार में रही, 2009 में भी सरकार में रही, तो कितने सांसद थे? नहीं, बिल्कुल सही बात तो है। नियरली क्लियर मेजोरिटी है और एनडीए को तो क्लियर मेजोरिटी है। इसलिए कहाँ कोई देती रहा। जब आप चुनाव के पहले गठबंधन करते हैं और चुनाव में जाते हैं तो कहाँ फिर इस तरह का कैसे समस्या आता है? 293 या 92 सीट ऑलरेडी है, तो कैसे इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि मेजोरिटी नहीं है? नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में लास्ट सेशन में एक बहुत अजीबोगरीब बात बोली जिसपे काफ़ी लोगों ने तालियां बजाई कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा खुश हो रही है लेकिन उनकी खुद की संख्या 14, 19, 24 तीनों में जितनी सीटें वो जीते हैं, अगर तीनों को कंपाइल भी कर दे, ऐड कर दे, तब भी इस बार जो हम जीते हैं 240 के बराबर नहीं है। इसके बाद भी ये खुश हुए जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो इस अभी 5 मिनट पहले ही हमने कहा था कि जो थिंक टैंक है उसको सोचने, थिंक करने का अब शक्ति नहीं रह गया है। थिंक करने की शक्ति नहीं रह गई है। सारी निरर्थक बातों को बोलते हैं और सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जीत हार बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो आज जीता है संभवतः कल वो हारेगा। जो हारा है अगर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा तो वो जीत सकता है। लेकिन डिल्यूजन में जीना, ठीक ना, डिल्यूजन में जीना एक पद्धति हो गई है कांग्रेस पार्टी को। अंधकार में, मिथ्या में, मृग तृष्णा में। इस मृग तृष्णा से किसी भी दल को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी दल अगर है मृग तृष्णा में है तो मृग तृष्णा से तो कुछ होगा नहीं। तो न्यूमेरिकल गेम है, जनता का दिया हुआ जनादेश है। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी का थिंक टैंक है वो डिल्यूजन में है। इस डिल्यूजन से 2-4 महीना बाहर आ जाएंगे लोग, और नहीं आएंगे तो और खराब हालात हो जाएंगे। आ जाएंगे बाहर, स्वतः बाहर आ जाएंगे। अगला सवाल जो है विधायक जी कि आप जिस गठबंधन में हैं अभी, एनडीए गठबंधन में, बिहार में, इसके जो मुख्यमंत्री हैं इनको विकास पुरुष, सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन आए दिन पुल गिर जा रहा है और जो पुल गिर रहा है वो सब सरकारी पुल है और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में 2 पुल गिर जा रहा है। तो आप इस पे क्या कहना? इस पर तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से कुछ संज्ञान लेना होगा और इसका फाइल मंगाना होगा और जो भी संभावित पदाधिकारी हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार की जो छवि है ये छवि धूमिल होगी बिल्कुल अगर कार्रवाई नहीं होगी। और 1 से 2 बार कार्रवाई अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से भविष्य में पुल गिरने का ये जो सिलसिला है रुक जाएगा। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। काम के गुणवत्ता पर अगर प्रश्न चिन्ह होता है तो विभाग के मंत्री को संज्ञान लेते हुए एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। विधायक जी ये बताइए कि बिहार के लोग रोजगार के लिए कब तक बाहर जाते रहेंगे? क्या कभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के लोग बिहार में जॉब करने आएंगे? ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आप जानिए, बिहार एक थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है। बिल्कुल। ये किसी सरकार के कारण तो नहीं है। बिहार की आबादी अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ है। क्षेत्रफल के अनुपात में सिर्फ 3% से भी कम लैंड है। क्षेत्रफल 3% से भी कम है, आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। दैट मीन्स 10%, approximately 10% of the total population of India resides in बिहार। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 3% से भी कम पूरे भारत का। पूरे भारत के क्षेत्रफल से 3% से भी कम क्षेत्रफल माने भूमि जो है और पॉपुलेशन 10%। तो ये अनइवन है। ये अनइवन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि 60%, 2/3 जो यहाँ की आबादी है वो युवाओं की है। मतलब 25 से 40 साल, 20 से 40 साल। इतना बड़ा युवा शक्ति किसी राज्य में हमको तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में है। तो ये अनइवन सा है। इस अनइवन को पाटने के लिए सही बात है कि लोग बाहर जा रहे हैं। और अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन देने की भी बात कही है। वो अगर उपलब्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जो पिछले 2-3 दशकों से बढ़ा है
वो जरूर नियंत्रित हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गया, जिसके कारण युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई। आप जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं, आप राज्य का नाम लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब का जो क्षेत्रफल है ये 10% है और आबादी क्या है 6-7% है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया है हमारे देश में। मतलब कहीं कहीं किसी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, जिसमें हमारा बिहार भी है। बिहार भी इतना बड़ा पॉपुलेशन, इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के सरकार के द्वारा निश्चित रूप से बहुत लोगों को रोजगार दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में रोजगार मिला, शिक्षा विभाग में रोजगार मिला है और निरंतर प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है कि प्रयास जारी नहीं है, बहुत हद तक इस पर काम किया भी जा रहा है। लेकिन कुछ समय लगेगा और कुछ नए इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे तो निश्चित रूप से 1 दशक में बहुत ज़्यादा परिस्थिति में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन होगा। बिल्कुल। इससे आपको लगता है कि रोजगार के मामले में भी बिहार के युवा रुक पाएंगे? बिहार नहीं रुकेंगे, इकोनॉमिक जोन बन जाएगा, लेबर यहाँ अच्छा है, ये सबसे एफिशिएंट, सबसे क्वालिफाइड, सबसे ओबीडियंट, सबसे मैनर्ड अगर कहीं का लेबर है या कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर रैंक का हो या गार्ड रैंक का हो, हमको तो लगता है कि बिहारी से ज़्यादा कल्चर्ड, मैनर्ड, ओबीडियंट कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और हार्ड वर्किंग, बिल्कुल दावे के साथ हम कह सकते हैं कि पूरे देश के किसी भी राज्य में जितना मेहनती हम लोग हैं उतना किसी राज्य का आदमी मेहनती नहीं है। जितना पढ़ाई में उत्तीर्ण है, जितने लोग पढ़ लिख करके बड़े से बड़े ओहदे और पद पर आज बिहार के लोग हैं, या जितने साधारण से साधारण पद पर रह के भी कठिन परिश्रम करने वाले बिहार के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है विधायक जी। लेकिन आप बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और बहुत विधायक आप बड़े कम उम्र में बने और लगातार 2 बार जीते। तो एक सवाल आपसे पर्सनल लेवल पर यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे भोपाल जैसे जगह पे जाइए, बेंगलोर में जाइए, तो लगभग 150 इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक शहर में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम अपने पूरे बिहार में सारे कॉलेज को मिला दें, आईए, बीए, आईएससी, बीएससी, तब भी 150 कॉलेज नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा में आपके जैसा स्वाभिमानी विधायक और जो पढ़ा लिखा विधायक है उसको ये इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए? ठीक है, इस बात में तो देखिए ये बहुत हाई लेवल का चीज़ है। एक विधायक के क्षेत्रफल से ये कुछ हाई लेवल का चीज़ है। अब झूठे हम बड़ाई कर दें कि नहीं इस चीज़ में भी हम इन्वॉल्व हैं, कोई भी जो कमेटी है। दूसरा है कि बिहार की राजनीति भी बदलती रही है, पिछले 10 साल से हम लोग विधायक हैं, 9 साल से विधायक हैं, कितना बार सरकार इधर आ गया, कितना बार सरकार उधर आ गया। तो इस सब चीज़ के कारण भी यथागत स्थिति नहीं रहा। आगे आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि अब तो मोदी जी का इसे भी विशेष ध्यान बिहार पर है, हर चीज़ में वृद्धि होगी और अगला 10 साल हम लोग के विकास में एक स्वर्णिम इतिहास लिखाएगा मोदी जी के सौजन्य से। मतलब देश में मोदी, केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश जी। राज्य में एनडीए, राज्य में एनडीए। तो राज्य में नीतीश जी को चेहरा बना करके आप लोग जाएंगे 2025 में? सब इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हम लोग के क्षेत्राधिकार से बाहर, क्षेत्राधिकार का इस चीज़ में हम लोग उस लायक भी नहीं कि इस चीज़ पर टिप्पणी कर सकें। ओके विधायक जी, एक सवाल जो हमने जिस सवाल से शुरुआत किया था उस सवाल पे वापस आना चाहेंगे कि आपके ऊपर बड़े कम उम्र में आरोप लगा, जिससे आप मानसिक रूप से आप जितना भी ना बोले कि हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि आपको कष्ट नहीं हुआ होगा। आपकी उम्र बहुत बाल्यावस्था में आप थे। नहीं, ठीक है, इस चीज़ आप दृढ़ संकल्प के साथ हम कह रहे हैं और इस बात पर आप पूर्ण रूप से विश्वास रखिए, ठीक ना। हम तो ही ना कर सकते हैं कि आपको विश्वास दिला सकते हैं। और आपकी दोस्ती भी उस लड़के से बहुत थी? नहीं, सब है। किसी तरह का कोई चीज़ का हमें दबाव कभी नहीं आया है। नहीं, हम लोग इस तरह के प्रवृत्ति नहीं है जो किसी चीज़ पे दबाव में आ जाएंगे। हम लोग बहुत सादगी के साथ जीवन में जिए हैं और कह तो दिए कि बहुत संयमित जीवन जिए हैं, इसलिए कभी दिमाग में ही नहीं रखिए। और हम झूठ नहीं बोलते हैं, अथक प्रयास करते हैं कि झूठ कम से कम बोले, नहीं बोले। ऐसा कोई नहीं कि हम लोग कभी दबाव में रहे हैं। शायद कभी आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमारे साथ वहाँ भी रहा होगा, तो कभी उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। हम लोग कभी दबाव में नहीं रहते हैं, हम लोग जन कल्याण में रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, कल्याण करते रहते हैं। तो 2025 के लिए विधायक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप होपफुली आप 2025 में 2015 और 20
से ज़्यादा मार्जिन से आप जीते। निश्चित रूप से आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का विश्वास रहा, सब लोगों का। क्या ऐसा लगता है कि 60% वोट आएगा? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये बार बार हमने कह रहा है, ये मेरा काम है जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं का समाधान करने का अथक प्रयास करना, जनता का विश्वास हासिल करना। मतदान जनता को करना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निर्णय जनता लेगी। क्योंकि लगातार आपका 49-50% का रिकॉर्ड सब है। ठीक है, लेकिन अंत में जो बैट्समैन है, जो समझिए मेन प्लेयर है, कैप्टन है, वो जनता है और जनता ही मालिक है। विधायक जी, बिहार एजुकेशन का हब रहा है। शुरू से देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अभी नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम है, लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। किसी के सीवी में लग जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो लोग उसको ऐसे देखते हैं कितना बड़ा आदमी है। नहीं, ये सब देखिए, ये एक प्रवृत्ति है जो हम लोगों को पश्चिम ने दिया है। क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1865 के पहले अमेरिका का कोई भूगोल नहीं था। ठीक ना, 1861 में सिविल वार शुरू हुआ, 1865 में सिविल वार खत्म हुआ। जिस देश को 150 साल पहले पता नहीं था कि हम क्या हैं, किस विचारधारा के हैं, वहाँ सिविल वार हुआ, जानते ही हैं। युद्ध, वहाँ बंधक बनाया जाता था। हम लोग कभी गुलाम नहीं बनाए किसी को, हम लोग सहयोगी बनाए हैं। सही बात। हम लोग 5000 10,000 साल पुराना इतिहास है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से लेके नालंदा यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, जिसने आधे विश्व को ज्ञान दिया। पाटलिपुत्र की धरती है, महावीर की धरती है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो हम लोग से कहाँ से उन लोग का तुलना हो जाएगा? ये तो एक मिथ्या का प्रचार कर दिया गया है कि यहाँ से पढ़ लिए, वहाँ से पढ़ लिए, जबकि हकीकत यह है कि हमसे वो लोग हम लोगों को लूट के यहाँ से ले गए। यहाँ से जब आए थे 17वीं शताब्दी में, विश्व का सबसे ज़्यादा वेल्थ, सबसे ज़्यादा ज्ञान हिंदुस्तान में था, और ये लोग आए 18वीं शताब्दी से आना शुरू किए और व्यापार करने के नाम पर आए और धीरे धीरे लूटपाट शुरू कर दिया। लूटपाट करके ये ग्लासगो और लंदन बनाए। तो ये तो लुटेरे हैं, डकैत हैं। आज हम लोग डकैतों का महीना मंडल करते हैं कि ऐसे है वैसे। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं सिखाते हैं। ये लोग के पास न सभ्यता है, न संस्कृति है, न ज्ञान है। सब तो हम लोगों के प्यास है, और हम लोगों को ज्ञान को अधूरा बताते हैं और अपने अज्ञानी हैं। ये बात अपने अंतरात्मा से आप लोग निकाल दीजिए। सबसे पहले अपने मातृभूमि से, अपने मातृभाषा से, अपनी सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज़्यादा स्वाभिमान कीजिए। अपने ऊपर स्वाभिमान करने से भी ज़्यादा आवश्यक है कि अपनी भाषा पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी सभ्यताओं को पर स्वाभिमान कीजिए। और ये तो लूट के तोड़ के चले गए हैं, हम ही लोग को लूटा हुआ ले जाके वहाँ बना दिया। कोहिनूर हीरा तक चोरी करके भाग के जाके वहाँ म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये लोग तो चोर लुटेरे थे, दुनिया भर में चोरी करते थे, ये लोग डकैती करते थे और थोप दिए एक अंग्रेजी भाषा यहाँ पर आके। बिल्कुल। भारत की तो पूर्ण आज़ादी उस दिन मानेंगे हम जिस दिन की आज अंग्रेजी से भारत आज़ाद हो जाएगा। आप कितना भी अपना धर्म और संस्कृति को समझ लीजिए, आज एक बहुत बड़ा एक ऐसा लोग है जो मानने के लिए तैयार नहीं कि आप पढ़ा लिखल है। 4 लाइन अंग्रेजी बोल दीजिए तो लोग को लगता है बहुत पढ़ा, बहुत क्वालिफाइड आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, इंटेलेक्चुअल। ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी क्या है? इट्स मियर अ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज ऑफ ठग्स है, चोरों का भाषा है। ये तो चोर न थे, 70 देश में घुस गए, चोरी डकैती किए, वहां से चोरी डकैती करके ले जाके वहां रख दिए। अब देखिए फिर हाशिया पर चल जाएंगे ये लोग। बिल्कुल। बहुत ज्यादा दिन ऐसे चोरों का कुछ नहीं चलता। ये क्या है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की आप बात कर रहे हैं? 150 साल पहले लोगों को नक्शा नहीं पता था, सोना लूटते चलते थे ये लोग। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना 1865 में, इससे पहले क्या चलते थे लोग? सोना लूटते चलते थे। उस राज्य का सोना वो लूट लेते थे, इस राज्य का सोना वो लूट लेते थे। वही ये लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग के पास तो 10,000 साल पुराना सभ्यता और संस्कृति है। और हम लोग जो शिक्षा, जो अध्यात्म की भूमि है, बिहार अध्यात्म की भूमि है। थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा
मान के चलिए कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग को 40-50 साल पहले नियंत्रित कर लेना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा हम लोग चूक गए। इसके कारण ही जो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का, अनइवन पॉपुलेशन का, रेशियो का, ये सब थोड़ी सी समस्याएं हो गई, क्योंकि थिंक टैंक नहीं था। बस सत्ता, अगला 5 साल कैसे सत्ता है, इसी में सरकारें चलती चले। तो ये जो विधायक जी आपने बिल्कुल सही बात बोला कि नादिर शाह 1739 में आया और कोहिनूर को लेकर भाग गया, इस तरह से घटनाएं होती रही। तो मेरा सवाल यही था कि आपने सवाल का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक एडिशन और है कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से फिर से ध्यान दिया जा रहा है, निश्चित रूप से हार्वर्ड के पहले, ऑक्सफोर्ड के पहले नालंदा था और तब से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये सब का जलवा था, तो क्या वापस फिर से इस ग्लोरी को एस्टैब्लिश कर पाए? उसको अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो संसार के किसी विद्यार्थी से आगे निकल के दिखा सकता है। बिल्कुल, इस बात को आप लिख लीजिए। यहाँ का हर युवा में कुछ कर दिखाने का प्रतिभा है। और मैं अंतिम में सब बात के बाद एक ही चीज कहूँगा, सब युवाओं से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो बनना है, जिस दिशा में आगे चलना है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाए। आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, नशा से दूर रहिए, नशा से दूर रहिए, नशा से हमेशा नफरत कीजिए और निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प करके अपने मंजिल को तलाश करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप में क्षमता है, सामर्थ्य है, और दूसरे को, देश को देख के दूर का ढोल सुहावन होता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप में हर सामर्थ्य है, और सबसे बड़ा क्या है, अंतरात्मा को जगाना। अंतरात्मा को जगाइए और मंजिल की तरफ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आप जीतिएगा। That's such a strong message coming from our honorable MLA Bikram Siddharth Singh जी। Thank you so much विधायक जी। अविनाश अनस्क्रिप्टेड पे आपके साथ जो ये पॉडकास्ट एपिसोड हुआ, ये काफ़ी इन्वॉल्विंग था, काफ़ी ग्रुएलसम था और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके। और शायद हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके जर्नी रही है, आपके लाइफ स्ट्रगल्स रहे हैं, आपके जो लाइफ का स्पैन रहा है, right from the beginning till the very end, you are just 43 years of age and you have done so much and life is yet to go। 43 तो एक एज होता है राजनीतिक जीवन में जीवन शुरुआत करने की, and this is going to be your third term at 43-44, so I wish you all the very best। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे हम एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड नोटिफिकेशन पे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।